नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास आपको मिल जाती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत ही डिटेल में। इस क्लास में आप झारखंड के करंट अफेयर्स को तो देखेंगे ही, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके के बारे में भी नॉलेज मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, ये क्लास झारखंड के किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा? तो ये क्लास झारखंड के उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा जिन एग्जामों में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जेपीएससी की बात करेंगे, जेएसएससी की बात करेंगे या फिर किसी अन्य एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, इस क्लास में आज हम लोग जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट जो है पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाएंगे। आप पीडीएफ को क्या करेंगे? पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करेंगे और सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करें। चलिए, उसके पहले जानते हैं कि और कौन कौन सी क्लासेस होती है। तो सबसे पहला क्लास तो यही है जो अभी आप देख रहे हैं, सुबह 5 बजे। ठीक है, सुबह 5 बजे, और इसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 बजे एक क्लास होगी और इस 7 बजे की क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को ही देखेंगे, लेकिन रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स का। कौन से करंट अफेयर्स का? जो पहले हम लोग देख चुके हैं, यानी 2021, 2022 और 2023, इन 3 सालों के करंट अफेयर्स का इस क्लास में रिवीजन करेंगे सुबह 7 बजे। उसके बाद रात को 9 बजे भी एक क्लास होती है, और रात को 9 बजे कौन सी क्लास होती है? रात को 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं कि आने वाले जो झारखंड के एग्जाम होंगे, उन एग्जामों में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो एग्जाम ऑलरेडी हुए हैं, यानी जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड जीके से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो इन सभी चीजों के बारे में रात को 9 बजे देखते हैं। आप अगर इन तीनों क्लास को करते हैं, अगर आप इन तीनों को क्लास को ले रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा जीके से, चाहे झारखंड जीके की बात करेंगे या फिर झारखंड के करंट अफेयर की बात करेंगे, तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने इंडस्ट्रियल पार्कों में इन्वेस्ट करने के लिए निवेशकों को, यानी इन्वेस्टर को आमंत्रित किया गया है, इनवाइट जो है किया गया है। अब इसके बारे में जानेंगे कि कितने इंडस्ट्रियल पार्क है, ये इंडस्ट्रियल पार्क कहां कहां पे है, झारखंड सरकार के द्वारा क्यों इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है। उसके पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने इंडस्ट्रियल पार्कों में इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टर हैं उन्हें इनवाइट किया गया है। अब बात करेंगे पार्कों की, इंडस्ट्रियल पार्कों की, तो तीन इंडस्ट्रियल पार्कों में इन्वेस्ट करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया है? इन्वेस्टर्स को, निवेशक को आमंत्रित जो है किया गया है। ठीक है, आइए अब जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में, कहां पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम शक्ति योजना का जो कार्यशाला है, 5वां कार्यशाला, उसका आयोजन किया गया। कहां पे? तो ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम शक्ति योजना के 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत झारखंड के 3 नए बने इंडस्ट्रियल पार्कों में निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित जो है किया गया है। तो ये आप देख लिए एक बार कि झारखंड के 3 नए इंडस्ट्रियल पार्कों में इन्वेस्ट करने के लिए निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, उनको आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, कहाँ पे ये इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे है? एक रांची में है और रांची में है फार्मास्यूटिकल पार्क। ठीक है, रांची में है फार्मास्यूटिकल पार्क, देवघर में है लॉजिस्टिक पार्क, और कहाँ पे है?
आदित्यापुर में है। कौन सा है? आदित्यापुर में ईएमसी पार्क। तो इन 3 पार्कों में झारखंड सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टर है उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको इनवाइट किया गया है कि आप आके इन्वेस्ट कीजिए। इसके लिए लगभग 40 करोड़ तक की सब्सिडी आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लगभग 40 करोड़ तक की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा कि अगर आप आके इन पार्कों में, इन इंडस्ट्रियल पार्कों में, इन लॉजिस्टिक पार्कों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर इन लॉजिस्टिक पार्कों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40 करोड़ तक की सब्सिडी जो है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टर है उनको झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि झारखंड में लोगों को रोजगार मिले। अगर कोई कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली झारखंड के लोगों को ही फायदा होगा और झारखंड के कई सारे लोगों को डायरेक्टली रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। अब डायरेक्टली रोजगार और इनडायरेक्टली रोजगार होता क्या है? डायरेक्टली रोजगार का मतलब है कि कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी को वर्कर्स चाहिए, कंपनी को लेबर्स चाहिए, तो वो झारखंड के लोगों को काम पे रखेगी। इनडायरेक्टली रोजगार का मतलब क्या है? जब कंपनी खुलेगी तो कंपनी के अगल बगल में होटल खुलेंगे, कंपनी के अगल बगल में रेस्टोरेंट खुलेगी, कंपनी के अगल बगल में जो रोड होंगे उसमें ऑटो चलेंगी, उसमें टैक्सी चलेंगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को रोजगार जो है वो मिलेगा। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी एमएनसी कंपनी है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो आके झारखंड में इन्वेस्ट करें ताकि झारखंड के लोग जो है रोजगार के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटो है। क्या है? ये इसका मेन मोटो है कि झारखंड में जो लोग हैं इन्वेस्ट करें ताकि झारखंड के लोगों को रोजगार जो है वो मिल सके। तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है अल्प विकसित आकांक्षी जिलों की सूची। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। क्या जारी किया गया है? अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब है थोड़ा विकसित, ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, अल्प विकसित। यानी आप टर्म से ही समझ रहे हैं कि अल्प विकसित आकांक्षी जिलों की सूची। इसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? अब इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले, फिर इसके बारे में भी प्रॉपर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि नीति आयोग के द्वारा क्या जारी किया गया है। इस सूची में झारखंड के कितने जिले हैं, पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, अल्प विकसित जिला क्या होता है, आकांक्षी जिला क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर बात करेंगे। अब देखिए आकांक्षी जिला, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि आकांक्षी जिलों को कितने चीजों के रूप में कंसीडर किया जाता है, कितने पैरामीटर के आधार पर आकांक्षी जिलों का चयन किया जाता है, किसी जिले को आकांक्षी जिला कब माना जाएगा, अल्प विकसित जिला क्या होता है। अब आइए समझते हैं अल्प विकसित जिला क्या होता है। अल्प विकसित जिला का मतलब है कि जो जिला कम डेवलप किया हुआ है, जो जिला कम डेवलप किया हुआ है, ज्यादा डेवलप है नहीं, कम डेवलप किया हुआ। हम लोग कह सकते हैं झारखंड का गोड्डा जिला कम डेवलप है। झारखंड का जो गोड्डा जिला है वो कम डेवलप है। झारखंड में नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, झारखंड में नॉर्थ ईस्ट, भारत की नहीं, झारखंड में नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब अनडेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप नहीं किए हैं। अगर डेवलप की बात करेंगे धनबाद, डेवलप की बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, डेवलप की बात करेंगे तो रांची, ये सभी जो जिले हैं वो डेवलप्ड है। लेकिन वो लोग जो अल्प विकसित है वो जिले कौन? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, ये सब अल्प विकसित जिले हैं। समझ रहे हैं ना? चीजें समझिए क्या है। तो अल्प विकसित जिलों की जो सूची है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है और इस सूची में 112 जिलों के नाम जो है दिए गए हैं। इस सूची में 112 जिलों के नाम जो है दिए गए हैं और इस सूची में, इस लिस्ट में झारखंड के 4 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? झारखंड के 4 जिले। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ये झारखंड के 4 जिले अगर शामिल किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, तो अब जानते हैं कि झारखंड के ये 4 जिले कौन कौन से हैं। आइए समझिए झारखंड के 4 जिलों के बारे में। तो आप देखिए नीति आयोग के द्वारा अल्प विकसित
112 जिलों की सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें झारखंड के 4 जिलों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर पालामू, पालामू को पहला स्थान रखा गया है, यानी 112 जिलों में फर्स्ट पोजीशन पे पालामू को, सेकंड पोजीशन पे बोकारो, थर्ड पोजीशन पे साहिबगंज, सॉरी, पहले स्थान पर साहिबगंज को। आइए समझते हैं, थोड़ा मिटाते हैं इसको। साहिबगंज को पहला स्थान दिया गया है, पालामू को दूसरा स्थान दिया गया है और बोकारो को तीसरा स्थान दिया गया है। चौथे स्थान जो है साहिबगंज यहां पे लिख दिया गया है, लेकिन चौथे स्थान पर साहिबगंज नहीं, पश्चिमी सिंहभूम होगा। पहले स्थान पर साहिबगंज, दूसरे स्थान पर पालामू, तीसरे स्थान पर बोकारो और चौथे स्थान पर क्या होगा? चौथे स्थान पर होगा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, WS, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। तो ये आप लिस्ट को देखिए, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। पहले स्थान पर रखा गया है किसे? पहले स्थान पर रखा गया है साहिबगंज को, दूसरे स्थान पर रखा गया है पालामू को, तीसरे स्थान पर रखा गया है बोकारो को और चौथे स्थान पर रखा गया है पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम को। तो आप इस लिस्ट को नोट कर ले, ठीक है, इस लिस्ट को नोट कर ले। टोटल 112 जिलों की जो सूची है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि सर नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा किन किन क्षेत्रों को कंसीडर किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है? कृषि यानी एग्रीकल्चर को, शिक्षा यानी एजुकेशन को, कि किसी जिले में कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है वहां के छात्रों को, किसी जिले में एग्रीकल्चर कितना हो रहा है, किसी जिले में स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी चीजों को कंसीडर किया जाता है किसमें? आकांक्षी जिलों में। किसमें? आकांक्षी जिलों में इन सभी चीजों को कंसीडर किया जाता है। अब किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो यह है नीति आयोग। नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के स्थापना की बात करेंगे तो नीति आयोग का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। कब? तो 1 जनवरी, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। झारखंड के, देखिए आपको याद रखना है क्या कि नीति आयोग के द्वारा 112 जिलों की जो सूची जारी की गई है फरवरी मंथ के लिए। कौन से मंथ के लिए? फरवरी मंथ के लिए। इसको भी याद रखेंगे कि फरवरी मंथ के रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग के द्वारा 112 जिलों की सूची जारी की गई है, जिस 112 जिलों में झारखंड के 4 जिलों को शामिल किया गया है फरवरी महीने के लिए। पहले स्थान पर किसे रखा गया है? साहिबगंज को, दूसरे स्थान पर पालामू को, तीसरे स्थान पर बोकारो को और चौथे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम को रखा गया है। तो इन 4 जिलों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आगे बढ़ें। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में तुर्की में आयोजित, तुर्की यानी टर्की, ठीक है, तुर्की में आयोजित होने वाली, क्या होने वाली? आर्चरी वर्ल्ड कप। क्या है? आर्चरी वर्ल्ड कप। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, तो उस तरीके से आर्चरी वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो तुर्की में किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए भारतीय आर्चरी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? अब देखिए तुर्की में कब से आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, इसमें भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर अच्छे से जानेंगे। उसके पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लें, ठीक है, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि तुर्की में कब आयोजित किया जाएगा। अब देखिए बात करेंगे तुर्की की, तो तुर्की में आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा।
इसमें भारतीय आर्चरी टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कौन 2 खिलाड़ी, इनके बारे में भी जानेंगे, कौन 2 खिलाड़ी है। ठीक है, कहां के है ये 2 खिलाड़ी, उसके बारे में भी जानेंगे, कहां के है ये 2 खिलाड़ी। तो देखिए, टाटा आर्चरी एकेडमी कहां पे है, टाटा में, यानी जमशेदपुर में है टाटा आर्चरी एकेडमी। और इसी टाटा आर्चरी एकेडमी के 2 खिलाड़ी हैं, अंकिता भगत। ठीक है, अंकिता भगत, इन्हें और भजन कौर, अंकिता भगत और भजन कौर। देखिए 2 खिलाड़ी, कौन, अंकिता भगत पहला खिलाड़ी, भजन कौर दूसरा खिलाड़ी। इन 2 खिलाड़ी का चयन जो है भारतीय टीम में किया गया है। किस लिए, आर्चरी वर्ल्ड कप के लिए। कहां पे आयोजित किया जाएगा, टर्की में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 17 से 23 अप्रैल तक, आज कौन सा है, 14 अप्रैल, 17 से 23 अप्रैल तक आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा टर्की में। और इस आर्चरी वर्ल्ड कप के लिए इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन 2 खिलाड़ियों में एक है अंकिता भगत और दूसरा है भजन कौर। ये दोनों टाटा आर्चरी एकेडमी की खिलाड़ी हैं, टाटा आर्चरी एकेडमी की ये दोनों खिलाड़ी हैं, अंकिता भगत और भजन कौर। ठीक है, तो इन दोनों का चयन किया गया है। बात करेंगे आर्चरी वर्ल्ड कप की, तो टर्की पे, कहां पे, टर्की में 17 से 23 अप्रैल तक आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड की 2 खिलाड़ी, एक तो ये है अंकिता भगत और दूसरी खिलाड़ी का तस्वीर हमें मिला नहीं। ठीक है, दूसरी खिलाड़ी का तस्वीर मिला नहीं, आप ये देख सकते हैं, ये कौन है, ये है अंकिता भगत। तो इनका भी चयन जो है किया गया है। ठीक है, ये कहां की है, टाटा आर्चरी एकेडमी की ये दोनों खिलाड़ी है, जिनका चयन अभी भारतीय टीम में किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे, कहां पे, टर्की में आयोजित होने वाले आर्चरी वर्ल्ड कप में झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। कौन कौन से, अंकिता भगत और भजन कौर, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर की सुनीता एक्का झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है, राष्ट्रीय रेफरी जज, किसमें, बॉक्सिंग में। ठीक है, तो झारखंड के किस शहर की ये रहने वाली है, सुनीता एक्का। अब सुनीता एक्का की बात करेंगे, सुनीता एक्का ने झारखंड का मान जो है बहुत आगे बढ़ा दिया है। क्यों आगे बढ़ा दिया है, एक्चुअली गर्मी बहुत है। ठीक है, आपको तो पता ही है, गर्मी बहुत ही बढ़ गई है। तो झारखंड के जमशेदपुर की ये रहने वाली है, कौन, सुनीता एक्का। और सुनीता एक्का की बात करेंगे तो ये झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी बॉक्सिंग में जज बनी है, राष्ट्रीय रेफरी बनी है, कौन, सुनीता एक्का। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इस आर्टिकल में सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं और इस आर्टिकल में आपको तस्वीर भी मिल जाएगी सुनीता एक्का की। ठीक है, सुनीता एक्का जो है झारखंड के जमशेदपुर की, कहां की, जमशेदपुर की रहने वाली है और पहली बॉक्सिंग राष्ट्रीय जज जो है बनी है, कौन, सुनीता एक्का। इन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया है, पहली राष्ट्रीय बॉक्सिंग जज बनी है सुनीता एक्का। ठीक है, झारखंड के 2 प्रतिभागी कौन कौन, सुनीता एक्का और कार्तिक महातो ने BFI 1 स्टार रेफरी जज परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें सुनीता एक्का ने सफलता प्राप्त जो है वो कर लिया है, सुनीता एक्का ने सफलता जो है प्राप्त कर लिया है। ठीक है, सुनीता एक्का की बात करेंगे तो ये है सुनीता एक्का। ये कौन है, यही है सुनीता एक्का। आप आर्टिकल को भी देख सकते हैं और आर्टिकल में इनका आप तस्वीर दिया हुआ है, तो इनके तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। कहां की ये रहने वाली है, ये जो है जमशेदपुर की रहने वाली है। इस तरीके से ये जो है जज बनी है। ठीक है, अब बात करेंगे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर यानी झारखंड की फाइनेंस कैपिटल की ये रहने वाली है। जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। हाल ही में किस मेट्रो रेलवे के द्वारा नदी के नीचे मेट्रो का टेस्ट किया गया है? तो कौन से मेट्रो रेलवे के द्वारा नदी के नीचे
मेट्रो का टेस्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नदी के नीचे मेट्रो का टेस्ट किया गया है, मेट्रो का परीक्षण किया गया है। कौन से मेट्रो के द्वारा? कोलकाता मेट्रो के द्वारा हुगली नदी, जिसे गंगा नदी भी कहा जाता है। गंगा दो पार्ट में डिवाइड होती है वेस्ट बंगाल में। एक चली जाती है कोलकाता, कोलकाता में गंगा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जो नदी कोलकाता में है हुगली नदी, ठीक है, जिसके ऊपर है हावड़ा ब्रिज, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था हावड़ा ब्रिज, कौन सी नदी पे है? हुगली नदी पे है। तो हुगली नदी पर किनके द्वारा? मेट्रो, मतलब कोलकाता मेट्रो के द्वारा एक गुफा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक गुफा बनाया गया है, एक जो है टनल बनाया गया है। ठीक है, ये टनल जो है, ये जो टनल बनाया गया है कोलकाता मेट्रो के द्वारा, इस टनल में मेट्रो को चलाया गया है। और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नदी के नीचे टनल बनाकर उसमें मेट्रो का परीक्षण किया गया है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलकाता मेट्रो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो के द्वारा ये जो कारनामा है वो करके दिखाया गया है। कौन से मेट्रो के द्वारा? कोलकाता मेट्रो के द्वारा ये कारनामा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में कोलकाता मेट्रो के द्वारा हुगली नदी के नीचे, किसके? तो कौन सी नदी? नदी को भी याद रखेंगे, एग्जाम में नदी भी पूछा जा सकता है। तो हुगली नदी के नीचे मेट्रो का जो परीक्षण है, मेट्रो का जो टेस्टिंग है वो किया गया है। और देश में यानी भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मेट्रो का टेस्ट नदी के नीचे किया गया है। अब देखिए, मेट्रो का टेस्ट किया गया है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेस से शुरू किया जाएगा और किसी ना किसी पर्टिकुलर तक इसको टेस्ट किया जाएगा। अब कहां से शुरू किया गया है, कहां से खत्म किया गया है, इसके बारे में याद रखेंगे। महाकरण, महाकरण से हावड़ा मैदान तक, महाकरण से शुरू किया गया है और इसे हावड़ा मैदान तक ले जाया गया है। किसे? मेट्रो को। ये जो टनल पे मेट्रो चलाया गया है हुगली नदी के नीचे, तो कहां से शुरुआत की गई है इस मेट्रो की? महाकरण से इस मेट्रो की शुरुआत की गई है और हावड़ा मैदान तक इस मेट्रो को चलाया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुछ इस तरीके से टनल जो है नदी के नीचे बनाया गया है और ये आप आर्टिकल को देख सकते हैं। इस आर्टिकल में सभी डिटेल्स दी हुई है। 520 मीटर ट्विन अंडर वाटर टनल जो है निर्माण किया गया है, महाकरण से हावड़ा मैदान तक चलाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से चलाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये किसका है? तो ये वीडियो द इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में सभी डिटेल्स बताई गई है कि कोलकाता मेट्रो के द्वारा पहली बार ऐसा किया गया है कि किसी नदी के नीचे जो है टनल चलाया गया है। महाकरण से हावड़ा मैदान तक ये जो टनल है वो बनाया गया है और हुगली नदी तक पार किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाया गया कि किस तरीके से हुगली नदी के नीचे जो है इस टनल को बनाया गया है और इस टनल पे मेट्रो चलाया गया है। महाकरण से हावड़ा मैदान तक इस मेट्रो को चलाया गया है, पहली बार हुआ है देश में। तो ये आप देख सकते हैं, सभी डिटेल्स इस वीडियो में भी आप देख सकेंगे। और कुछ कैसे आपको जैसे दिखाया गया कि कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से जो टनल है वो बनाया गया है और इसी टनल पर जो मेट्रो है उसे चलाया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार हुआ है। जैसे रेलवे पहली बार कब चलाया गया था? 1853 में, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में रेल को पहली बार भारत में चलाया गया था। इसी तरीके से नदी के नीचे मेट्रो पहली बार चलाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पश्चिम बंगाल में चलाया गया है। पश्चिम बंगाल हमारे झारखंड के साथ सटा हुआ है। झारखंड के 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ आपस में बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि झारखंड के जो भी बुजुर्ग कलाकार हैं उन्हें 4000 का पेंशन दिया जाएगा। पहले 1000 दिया जाता था, अब 1000 से बढ़ाकर 4000 किया गया, यानी 3000 रुपये इसे बढ़ाया गया है। अब जो है 4000 दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस कौन है? अपरेश कुमार सिंह को किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है, या फिर किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? कौन? अपरेश कुमार सिंह। झारखंड हाई कोर्ट के ये जस्टिस थे अपरेश कुमार सिंह, और इन्हें कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।